कहा कि माय लॉर्ड, अंडमान निकोबार से 47 रोहिंग्याओं को फेंक दिया गया। उसमें दुधुबूहे बच्चे थे, महिला थे, बाहर थे। इन सबको समुद्र में एक नाव से बहा दिया गया। कि जब आप प्रशांत भूषण को देखेंगे ना, तो फटीचर वाला कोट पहनेगा। ये जो काला कोट पहनता है ना, जैसे लगता है कि 10-15 साल से इसे धोया नहीं गया हो, जैसे वो गंधौर यादव कभी नहीं नहाता। और ये आदमी आज 22,000 दंगाइयों को, आतंकवादियों को इस देश के अंदर बसाने की बात कर रहा है। रोहिंग्या के लिए गया था, दर्शकों को बता दूं ये क्यों गया था सुप्रीम कोर्ट। तो जरा इसको जोड़िए कि जॉर्ज सोरोस क्या नौकरी करता रहा ये। इसने मनमोहन सिंह की लड़की की नौकरी लगवाई जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन में, और उसके बाद एनएससी का ये सर्वा बन गया 20 आदमियों का। वो हिंदू भाई, हम और आप यहाँ इसलिए रह रहे हैं कि लखनऊ या फिर पटना, मुजफ्फरपुर भारत का हिस्सा रह गया। यदि ये हिस्सा पाकिस्तान, बांग्लादेश का हिस्सा बन जाता, हमारे पुरखे बांग्लादेशी पाकिस्तानी हो जाते। सर, ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट के बाहर तक सोनिया के जो पूरा दलाल गैंग है, वो पूरा जो मनमोहन सिंह सरकार का जो के दौर में जो सोनिया का एक किचन कैबिनेट था, जिसमें अंदर बंदर सब लोग थे, बड़े बड़े, ये कभी ना नहाने वाला गंधौर यादव हुआ करता था, ये सब इस गैंग का था। ये सब वही हैं जो बांग्लादेशियों के लिए, रोहिंग्याओं के लिए उत्पात मचाते हैं। अभी 2 दिन पहले कॉलिन गुंजाल्विस, जानते होंगे, सुप्रीम कोर्ट में ये हर इस तरह के मामले को ले आता, इसने एक झूठ सुप्रीम कोर्ट से बोला। कहा कि माय लॉर्ड, अंडमान निकोबार से 47 रोहिंग्याओं को फेंक दिया गया। उसमें दुधुबूहे बच्चे थे, महिला थे, बाहर थे। इन सबको समुद्र में एक नाव से बहा दिया गया। और इसके लिए टेलीफोन मेरे पे एक याचिकाकर्ता के पास आया, मेरा क्लाइंट है, उसके पास आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबूत के कुछ भी बोलते हो, देश अभी युद्ध के इस दौर में है। ऐसे ऐसे कुछ मामले और लेके आए। एक तो श्रीलंका का मामला लेकर के आ गया कि श्रीलंका का एक यूएपीए में बंद है, उसकी सजा पूरी हो गई, तो उसे यहां बताने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि देश कोई धर्मशाला नहीं है। आजकल सुप्रीम कोर्ट भी का भी मिजाज थोड़ा सा दूसरे मिजाज में है। अब सोनिया का मंदिर जो है, आपको याद होगा, इसने हाल के वर्षों में इसकी पूरी जितनी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में है, वो आमतौर पर इसी की रही है। इस तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि मुझे इजाजत दी जाए रोहिंग्याओं को बसाने के लिए। जरा सुनिए और इस आदमी की पहचान कीजिए जरा सा इसको। ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर है, रिटायर्ड नहीं किया इसने, नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने के लिए गुजरात कैडर में था, इसने इस्तीफा दे दिया। 22,000 लोग जिनको जो जेनोसाइड का सामना कर रहे हैं, उनको हम रखने के लिए हमारा दिल इतना तंग हो गया है, हमारे साधन इतने सीमित हो गए, और हम लोग नॉन रिफॉर्मेंट एक कानूनी स्थिति है कि आप उस व्यक्ति को निकाल नहीं सकते हैं जो एक जेनोसाइड के हालत में जाएगा। तो वो भी हम, और जैसे मुख्यमंत्री कहते थे, अब हम कोई कानून नहीं मानेंगे, हम कुछ नहीं मानेंगे। और पुशबैक का मतलब यह है कि आप कानूनी प्रक्रिया नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि जबरदस्ती उनको धकेल रहे हैं उस हालत में जहाँ पे उनका नरसंहार की बहुत बड़ी संभावना है, जिसे the ruling establishment treats as their icon. This is something that he said in 1893. बगल का चेहरे को भी पहचानिएगा जरा सा, बगल में जो बैठा हुआ है। Parliament of the world's religions in Chicago. He said, "I am proud to belong to a nation which has sheltered the persecuted and the refugees of all religions and all nations of the earth." स्वामी विवेकानंद ने कहा कि मुझे गर्व है, मैं उस देश का निवासी हूँ जिसने हर मजहब, हर देश के पीड़ित जो इंसान हैं उनको उन्होंने पनाह दी है इस देश में। वो देश आज कहाँ पहुँचा है उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत, हम लोग सब इकट्ठा होके यहाँ आए हैं। उसके कानूनी पहलू भी हैं और मानवीय पहलू भी है, और मैं दोनों पे थोड़ा सा जोर देना चाहता हूँ। कानूनी तौर पे ये सही है। ये आप यदि देख रहे होंगे इन सब के पहनावे को, जरा आप कभी यदि गौर करेंगे ना, ऐसा लग रहा है जैसे भिखारी पना जो है एकदम छाया हुआ है, जैसे गंधौर यादव को रहता है। ये सब लगता है फुटपाती 50-50 रुपए का पहना हो। ये प्रशांत भूषण, इसका बाप इतना बड़ा लॉयर था, देश का सबसे बड़ा लॉयर में से एक था, कानून मंत्री, खुद ही मोटा माल कमाता है। लेकिन ये जब आप प्रशांत भूषण को देखेंगे ना, तो फटीचर वाला कोट पहनेगा। ये जो काला कोट पहनता है ना, जैसे लगता है कि 10-15 साल से इसे धोया नहीं गया हो, जैसे वो गंधौर यादव कभी नहीं नहाता। ये मुझे लगता है पूरे शहरी नक्सल गैंग का एक कैरेक्टर है। ये मंदिर को देखिए,
ये सब सिंप्लिसिटी दिखा करके जो खेल करते हैं, ये आज इसको देश की गरिमा बड़ी याद आ रही है। ऐसा देश है, सबको स्वीकार करता है, वसुधैव कुटुंबकम वाला है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा रोहिंग्या वाले मामले पर लतियाया, तब ये कोर्ट से बाहर आकर के गेम कर रहा है कि नहीं, रोहिंग्याओं को बसाओ, कोर्ट की जरूरत नहीं है। मनीष जी, कितने जहरीले लोग हैं और देश के अंदर कैसा जहर बोना चाहते हैं कि ये 22,000 रोहिंग्याओं की एप्लीकेशन लेके गया था कि इस देश के अंदर 22,000 जो रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, जो चिन्हित हैं, जिनको बाकायदे सरकार चिन्हित करके लाद लाद के बाहर भेज रही है कि उनको रोका जाए, उनको इस देश के अंदर यहीं बसा दिया जाए, उनको यहीं की नागरिकता दे दी जाए। और ये वही हरामजादा है जो सीएए में हिंदुओं को नागरिकता देने पर ये तड़प रहा था, शाहीन बाग में जाके गुंडाई कर रहा था, शाहीन बाग में जाके दंगा करवाने की कोशिश कर रहा था, सीधे पत्थर बरसवा रहा था, पत्थरबाजों को संबोधित कर रहा था कि इस देश का फैसला सड़कों पर होगा, अदालतों में नहीं होगा। और ये आदमी आज 22,000 दंगाइयों को, आतंकवादियों को इस देश के अंदर बसाने की बात कर रहा है। रोहिंग्या के लिए गया था, दर्शकों को बता दूं ये क्यों गया था सुप्रीम कोर्ट, और ये तो बता रहा कि वहां जाएंगे तो इनका मार दिए जाएंगे, इनको मारा पीटा जाएगा, इनका बड़ा शोषण होगा क्यों, ये क्यों नहीं बता रहे हो, ये बताओ तुम जरा। और ये बता दोगे तो हिंदुस्तान का तीसरा नेत्र खुल जाएगा मनीष जी। ये रोहिंग्या मुसलमान रहने वाले तो म्यांमार के हैं, ये इन्होंने वहां पर जिस तरह से जहां इनकी संख्या ज्यादा हो जाती है, थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, तो किस तरह का नंगनाच करते हैं, वही नंगनाच इन्होंने म्यांमार के अंदर शुरू किया था और निहत्थे, निराश्रित, निर्दोष बौद्धों को मौत के घाट उतारने लगे थे ये रोहिंग्या गुंडे, ये रोहिंग्या आतंकवादी। और उस समय एक संत ने उठाया था डंडा इनके खिलाफ, जिसका नाम था सिराथू, और उसने उन अहिंसक बौद्धों को, बौद्ध तो वैसे ही अपने आप में ही अहिंसा का प्रतीक हैं, लेकिन वो बौद्ध मजबूर हो गए थे कि अपना वो तीसरा नेत्र उन्होंने खोला। और जब इन रोहिंग्याओं को जिंदा उन्होंने जलाना शुरू किया, जिंदा जमीन पे गाड़ना शुरू किया, तब ये भय से भागे हैं। ये कोई बड़े भले लोग नहीं है, इनको कोई गुंडे बदमाश या आतंकवादी ने नहीं इनको परेशान किया। जब इन्होंने परेशानी पैदा कर दी, हद कर दी, तो फिर शरीफ आदमी का जूता इन पर चला। तो ये बवाली, ये दंगाई, ये आतंकवादी जो सांप्रदायिक आधार पर उन बौद्धों का जीना हराम कर दिया था, जिनकी धरती है म्यांमार, तब वहां से जब खदेड़े गए तो हिंदुस्तान आए तो ये कह रहा है कि इन बवालियों को यहाँ बसा लो। जरा सोच लीजिए। और ये केवल सोनिया गांधी के इशारे पर कर रहा है, ये समझिए आप। ये सोनिया गांधी बैकग्राउंड में है, ये सोनिया गांधी का नौकर है। सोनिया गांधी के चापलूसी में इसका जीवन गुजर गया। सोनिया गांधी इसको उठा के लाई और सोनिया गांधी ने इसको एनएससी का अपना सबसे बड़ा हेड बनाया था। जो 20 मेंबर थे उनमें 20 का सबसे बड़ा हेड था ये। और ये जॉर्ज सोरोस उसका पाला हुआ कुत्ता है जो भारत को काटता रहता है। ये भारत की उसकी जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन है, उसकी जो एक विंग है कि किस एनजीओ को कितना पैसा दिया जाए, उस विंग का ये चेयरमैन है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जॉर्ज सोरोस की, वो किसको, किस एनजीओ को कितना पैसा दे, ये बैठकर हर्षमंदर तय करता है। और भारत के अंदर कितने पैसे आए हैं नहीं, मगर ये तो 50 रुपए का शर्ट पहन रहा है सर। तो वो केजरीवाल भी तो पुताई वाली चप्पलें पहने रहता था, पुताई करने आते घर में वो चप्पलें पहनते वाली चप्पलें पहन के घूमता था वो। तो वो तो वो नक्सलियों का बाप। तो ये इन लोगों का तरीका होता है। तो जरा इसको जोड़िए कि जॉर्ज सोरोस क्या नौकरी करता रहा ये। इसने मनमोहन सिंह की लड़की की नौकरी लगवाई जॉर्ज सोरोस के फाउंडेशन में, और उसके बाद एनएससी का ये सर्वे सर्वा बन गया 20 आदमियों का। और इसी जब ये एनएससी का सर्वे सर्वा था, उसी समय सोनिया गांधी की सरकार, सोनिया गांधी की पार्टी की सरकार वो कानून लेकर आई थी कि अगर हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाएगा तो केवल हिंदुओं पर कार्रवाई होगी, मुसलमानों पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये वो जहर वाला आदमी है। और अब इसको जब कुछ नहीं मिला धंधा, तो ये आया है कि 22,000 रोहिंग्याओं को देश का नागरिक बना दो। वैसे मनीष जी, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, अभी आपने कहा कि मौसम कुछ देश का बदल रहा है, तो मैं अपेक्षा नहीं कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट से ऐसी टिप्पणी आ जाएगी कि सुप्रीम कोर्ट के पास वो कोलिन गोंजाल्विस से पहुंचा था एक फर्जी कहानी लेके। मतलब जरा किस कदर ये झूठ बोलते हैं, दर्शक इसको समझे कि वहां पता है कि यहाँ से रोहिंग्याओं को पकड़ के और बाद में अंडमान निकोबार में ले जाके समुद्र में फेंक रही है सेना। जरा कुछ सोच नहीं सकता। तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा मनगढ़ंत कहानी ले आते हो, कुछ भी बोल जाते हो, बिना सबूत के आ जाते हो, तब भी शर्म नहीं आई इनको। कहा कि नहीं, हमारा क्लाइंट के पास फोन आया था हमारे क्लाइंट के पास,
तो ये और जो दूसरी टिप्पणी थी, ये देश धर्मशाला नहीं है कोई कि चाहे जो आके यहाँ पर रह जाए, तो वो बिल्कुल सही टिप्पणी थी, सटीक टिप्पणी थी। मैं थोड़ा चौंका था कि कैसे सुप्रीम कोर्ट से आया, लेकिन वो आया है। तो इन लोगों के मुंह पे जूता पड़ा है, अब ये तिलमिलाए हुए हैं क्योंकि इनका कोई हथकंडा काम नहीं आ रहा। और अब ये इस तरह की बौखलाहट में है। तो अब ये आया कि 22,000 रोहिंग्याओं को मानवता के नाते दे दो। अरे ले जाकर कहीं बसवाओ, तुम पाकिस्तान से बात कर लो। पाकिस्तान से तो तुम्हारे बहुत अच्छे संबंध है। वो बाकायदे हिंदुस्तान पे हमला करने की सलाह लेके गया था मणिशंकर अय्यर, तो उसी मणिशंकर अय्यर के साथ चले जाओ हर्षबंदर, और पाकिस्तान से कहो कि 22,000 मुसलमानों को बसा लो। औकात नहीं है, क्योंकि तुमको हिंदुस्तान के अंदर जहर बोना है ताकि आने वाली नस्लें उन जहरों को काटे। तो ये संभव नहीं है। सरकार बदल चुकी है, देश का मिजाज बदल चुका है और देश अब दूसरे तेवरों में है। और अब इससे ये कहूंगा कि तुम जरा अकेले सड़क पे संभल के निकलना। बिल्कुल, ये चीजें बहुत गंभीरता समझने की इशारा है जो आपने टच किया। मैं भूल गया था कि शाहीन साजिश में ये सब के सब बेचारे प्रताड़ित भगाए गए, जिनका हक है इस देश पर, वो हिंदू। भाई हम और आप यहाँ इसलिए रह रहे हैं कि लखनऊ या फिर पटना मुजफ्फरपुर भारत का हिस्सा रह गया। यदि ये हिस्सा पाकिस्तान बांग्लादेश का हिस्सा बन जाता, हमारे पुरखे बांग्लादेशी पाकिस्तानी हो जाते। तो जो लोग हिंदू हैं जो उस हिस्से में पड़ गए, उनकी क्या गलती थी? मतलब जिनने पाकिस्तान मांगा वो दोनों तरफ मलाई चाटते रहे। कहानी की का मतलब ये है कि उन हिंदुस्तानियों के लिए, उन हिंदुओं के लिए ये जहर की खेती कर रहे थे। लेकिन जिस बर्मा से हमारा कोई रिश्ता नहीं, वहां के भगाए गए अत्याचारी, जहां बर्मा वालों ने भी भगा दिया, बांग्लादेश ने नहीं रखा, तेरा मेरा रिश्ता नहीं जोड़ा उसने, लेकिन यहां बसाने का सोचिए कितना देश पर दूरदर्शी साजिश है। तो कहीं ना कहीं से तो माल आ रहा है, तभी तो साजिश हो रही है। नहीं, माल तो आ रहा है सोनिया गांधी के पास। सोनिया गांधी का नौकर है ये बनी जी। ये जो कुछ करता है सोनिया गांधी के इशारे पर करता है। सोनिया गांधी अभी इसको निगाह दिखा दे तो ये बिल्कुल शांत हो जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी ही इसको आगे कर रही। माल आ रहा है सोनिया गांधी के पास।